चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सूरजपुर, जहां पे INS 24/7 हरिभूमि की तरफ से विशेष पहल के तहत जिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत पर आमंत्रित हैं। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी से जिले के विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सभी अतिथियों का। INH के खास कार्यक्रम जिला संवाद में आज हम सूरजपुर पहुंचे हुए हैं। यहाँ के विकास पर बात होगी कि पिछले 2 साल और आने वाले 2 साल, क्योंकि 5 साल की शायद सरकार के 1 साल जो बचता है वो चुनाव की तैयारियों पर जाता है। तो सबसे बड़ी बात, आप हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं पहला सवाल श्रवण जैन जी से करना चाहूंगी। सर, समाज सेवी के तौर पर आप एक जिले के विकास को कितना देखते हैं कि किस तरीके से विकास हुआ है और अभी कितनी आवश्यकता है यहाँ पर काम करने की? समाज क्षेत्र में कुछ काम तो हुए हैं, लेकिन काम की बहुत ही और भी आवश्यकता है। यहाँ जो बाहर से आते हैं, जो गांव देहात से आते हैं, उनके लिए रुकने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। और सूरजपुर शहर में सबसे बड़ी समस्या है शौचालय की। सार्वजनिक शौचालय केवल नाम भर के लिए है, उसमें विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को। इन्हें चुने 1 या 2 शौचालय है, वो भी पूर्ण रूप से चल नहीं रहे हैं। तो आम पब्लिक आती है, उसको जाने में समस्या होती है। तो मेरा सरकार से यह है या सूरजपुर शासन से यह है कि यहाँ शौचालय पर विशेष ध्यान दें, ताकि जो बोलते हैं कि आप बाहर पेशाब मत करो, जगह ही नहीं है तो कहाँ करेगी। सर, आप की जो संस्था है वो अस्पतालों में मरीजों के परिजनों को, मरीजों में फ्री में खाना देती है। ऐसा आपने कब से सोचा और आगे अभी आप ऐसे किस तरीके से और आपके विकास का जो सामाजिक कार्य हैं वो आप कर रहे हैं? साथ ही मतलब एक आपको ऐसी जरूरत क्यों ऐसी पड़ी, आपने क्यों ऐसा सोचा कि मुझे इस तरीके से करना चाहिए? ये मुझे करीबन 7 साल पहले अनुभव हुआ। हम खुद बाहर गए थे, वहाँ खाने की समस्या थी, और जब यहाँ आए तो हमने 4 जन मिलके ये बीड़ा उठाया कि ऐसा अपने को करना चाहिए। और दूसरा है क्या, जब मेरे को माउथ कैंसर हुआ तो मैं अपने आप को एक मजबूत बनाया कि मैं जब तक हूँ मैं शहर के लिए जितना भी हो सकेगा करूँगा। आज ये पोजीशन है, हॉस्पिटल में 300-350 परिजन भोजन करते हैं। और अब तो ये हो गया है कि गांव से जो आता है उसको ये बोलते हैं कि आप जाओ, वहाँ चिंता नहीं है, आपको खाना मिल जाएगा। और आगे भी हम और भी सोच रहे हैं कि जैसा होगा हम और सेवा करेंगे। तो एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब कोई मरीज अस्पतालों में पहुंचता है और उसके परिजन बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि वो खुद भी इस समस्या से जूझ रहा होता है कि उसे आर्थिक भी बहुत नुकसान होता है, कई बार बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केशव प्रसाद जी, शिक्षा के क्षेत्र में सर आप कहाँ देखते हैं सूरजपुर को? शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बहुत कुछ सुधार हो रहा है। और विषयगत जो पक्षपात पहले देखने को मिलता था पुस्तक को लेकर, इस शासन व्यवस्था ने जो NCERT बुक जो लागू किया है, इसमें विद्यालय के स्तर पे जो एक ऊंच नीच की जो मानसिकता थी वो खाई पड़ते हुए जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कार्मेल में ICIC कोर्स चलता है, अन्य जगह CBSE बोर्ड संचालित होता है या उसके माध्यम से किताब पढ़ाई जाती है। किंतु अब छत्तीसगढ़ के जितने भी प्राइवेट या शासकीय विद्यालय हैं उसमें NCERT जो किताबें लागू हो रही है, तो मानसिक जो भेदभाव था कि ये ऊंचा है ये नीचा है, ये पढ़ते हुए जा रहा है। आपके माध्यम से मैं शासन से भी अनुरोध करूंगा कि इसको टॉप टू बॉटम NCERT कोर्स ही लागू कर दिया जाए, तो एक बच्चों में जो मानसिक भेदभाव है वो समाप्त हो जाएगा। सर, कई बार हम देखते हैं स्कूलों की स्थितियां बहुत खराब होती हैं। सरकारी स्कूलों में हम देखते हैं कि बच्चे स्कूलों में काम करते रहते हैं, टीचर्स आते नहीं हैं, अगर आते हैं तो कई बार नशे की हालत में टीचर स्कूल पहुंचते हैं।
बच्चों का भविष्य आपको अंधकार में नहीं दिखता? भारत जब से आजाद हुआ है, हमने उसी शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जो अंग्रेज मानसिकता से यह संचालित था। शिक्षा में नैतिकता नहीं है। शिक्षा लेना ही हमारी मानसिकता में एक व्यवसायीकरण है। हम डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं, इंजीनियर बनने की इच्छा रखते हैं, किंतु हमारे अंदर यह नैतिकता नहीं बनती है। मैं खुद शिक्षक हूँ, मैं बच्चों को वर्तमान पाठ्यक्रम से पढ़ाता हूँ, किंतु बच्चों को नैतिक बनाऊं उसमें कहीं भी पाठ्यक्रम नहीं है। जिस शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता नहीं है उसमें तो ये विषमता होगी ही। जो भारत में अंग्रेज आए वो भी पी के पढ़ाते थे, उनके आने वाले भी पी के पढ़ा रहे। तो नैतिकता जरूरी है। राहुल तिवारी जी, विधिक सलाहकार के तौर पर आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं सर? पहले तो मैं सर्वप्रथम आपका आभार प्रदर्शन करता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। मैडम, विधिक सलाहकार के रूप में सबसे ज्यादा यदि अभी तकलीफ है वर्तमान में, तो राजस्व न्यायालयों में जिस प्रकार का तकलीफ देखने को मिलता है, वो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितने आजकल वहां वकील कम और नेताओं का अखाड़ा ज्यादा हो गया है। आप देखेंगे मैडम, मैं सूरजपुर जिले में पाता हूं कि अपने श्रीमान जो अपने कलेक्टर साहब हैं, उनके न्यायालयों को छोड़कर अन्य सारे राजस्व न्यायालय बहुत तकलीफ दे हैं। मैं कलेक्टर साहब से भी कई बार चर्चा किया हूं। आप देखेंगे मैडम कि टेम्परेरी इंजेक्शन जो सिविल कोर्ट से बहुत आसानी से नहीं मिलता है, वो टेम्परेरी इंजेक्शन खारिज होने के बाद सिविल कोर्ट से नेताओं के प्रभाव में आकर अपने तहसीलदार साहब के कोर्ट, एसडीओ साहब के कोर्ट इजी वे में दे देते हैं। बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि ये जो मिलते हैं वो प्रभावशाली लोगों को मिलते हैं, बड़े लोगों को मिलते हैं, पैसे वालों को मिलते हैं। गरीब व्यक्ति वहां बड़ा परेशान है। आज आप में सर्वे करा लीजिए तो कई आदेश अभी तक तहसील न्यायालयों में नहीं हुए हैं, लेकिन जो बड़े लोगों के मामले होते हैं बड़ी आसानी से, सहजता से आते हैं, क्योंकि उनके पीछे प्रभावशाली जो नेता हैं वो लगे रहते हैं। जिस संबंध में मैं कई बार ये देखता हूं कि प्रतिपक्ष के लोग भी इस संबंध में ध्यान नहीं देते हैं कि क्या चल क्या रहा है। न्यायालयों की स्थिति इतनी बुरी है मैडम कि आप जाकर के देखेंगे कि स्टैंड नहीं है, साइकिल खड़ा नहीं कर सकते, मोटरसाइकिल खड़ा नहीं कर सकते। बाहर से आने वालों के लोग, उनकी गाड़ियां चोरी हो जा रही हैं, बहुत परेशानी है। उसी प्रकार से आप देखेंगे थानों की, चौकी की भी स्थिति देखेंगे कि चौकी में, पुलिस चौकी जो दूरस्थ चौकी है जिस पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है, वहां पर बुरी स्थिति है। जो शिकायत जेन्युइन है, जिस पर कार्रवाई करना चाहिए, जो संज्ञेय अपराध है, उन पर नहीं हो रहे हैं। आमतौर पर कोई पेड़ कट गया और पेड़ कट गया, कुछ प्रभावशाली नेता फोन कर दिया कि नहीं इसका पर कार्रवाई होना चाहिए, उस पर कार्रवाई हो जा रहा है। मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। मैं एक मिनट कहा और जाता है हाँ, कि आप बिना फीस के गरीबों के लिए काम करते हैं। करना प्रयास करता हूं मैडम, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ 55 साल से वकालत कर रहे हैं और बहुत निचले तबके के लोगों से प्रयास करके वो काम करते करते किए हैं, तो मैं भी अभ्यस्त हो चुका हूं। और इसी प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं जिनका कोई काम नहीं कर पाता, जिनका कोई नहीं सुनता है, जो बहुत संघर्ष करते रहते हैं। जिन मामलों में पुलिस एफआईआर नहीं लेती तो परिवार ला करके परिवार पेश करना पड़ता है, परिवार रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। बहुत सारे मामले मैडम मेरे पास ऐसे आए हैं जिनमें भूमि क्रय विक्रय के मामले हैं, फर्जी तरीके की रजिस्ट्री है, जाली दस्तावेज तैयार किए गए हैं, प्राइमा फेसी दिख रहा है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ है, फर्जी जाति फिर हमको परिवार पेश करना है। उस गरीब के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? करना पड़ेगा, कोई नहीं सुनेगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि आप गरीबों के लिए काम करते हैं। रामकृष्ण ओझा जी, वरिष्ठ कर सलाहकार हैं आप। आपका एक रामकथा की एक मंडली भी है, उसके लिए भी काम करते हैं। सर, लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत समस्याएं आती हैं। देखिए, टैक्स जो है आज इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, इसके बाद भी जटिलताएं काफी हैं इसमें। रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट जो पास करती है, जो भी नियम बनाए जाते हैं, उसकी परिभाषाएं व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार बदल देते हैं। जो सक्षम लोग हैं, जिनके पास टीम है
और जो इस प्रकार से मेरे जैसे कर सलाहकारों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम खड़ी कर सकते हैं, उनके लिए कानून की परिभाषा बदल जाती है। एक सामान्य सी बात है, अभी जीएसटी एटी एक नया लागू हुआ है। इस ट्रिब्यूनल में अगर आपको केस करना है तो 10% फीस जमा करनी अनिवार्य होती है, और ये ठीक है, शासन का समय नष्ट ना हो। पर आप ये देखें कि एक सामान्य सा केस सूरजपुर का ही है। उस व्यक्ति का टर्नओवर 13 करोड़ है, 15 करोड़ की बिक्री है, लेकिन चूंकि वो समय पर सही तरीके से जवाब नहीं दे सका, तो 13 करोड़ रुपए की इनकम उसकी आय मान करके उस पर टैक्स असेस कर दिया गया। उसकी मुश्किल सी आय 15-20 लाख 25 लाख होगी, और 13 करोड़ का 1 करोड़ 30 लाख रुपए जमा करना सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से उस व्यवसायी के लिए कैसे संभव है। और पूर्णतः एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है। पोर्टल को ये नहीं पता कि आपकी परिस्थितियां क्या है, मतलब मानवीय पक्ष सुनने का, समझने का अवसर चला गया है। टेक्नोलॉजी हमको फायदा दे रही है, हम टैक्स प्रोफेशनल्स को भी, बड़े व्यापारियों को भी फायदा दे रही है, सबके लिए फायदेमंद है। मैं उस पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन टेक्नोलॉजी मानवीय पक्ष को भूल रही है, ऐसे अवसर प्रदान करने को भूल रही है जिसमें आम आदमी को भी राहत मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक जो है सहयोगी संस्थाएं अपॉइंट करती है, वो बैंक से पैसा निकालकर अपने गांव में ले जाते हैं, गांव के लोगों को आधार पे अंगूठा लगवा करके देते हैं। ऐसे लगभग 10 से 12 केस हैं सूरजपुर में ही कि उनके खाते में 2 करोड़ 4 करोड़ का टर्नओवर जो हुआ, अब उन्होंने बैंक से पैसा लिया है, वो बैंकिंग चैनल हैं, और उन्होंने गांव के लोगों की सेवाएं की हैं 1% 2% कमीशन पे। उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआई बेस्ड नोटिस भेजता है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ उनकी इनकम मान लेता है। अब वो अपील करने के लिए 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए कहां से लाएं, तो वो ऐसा करें। तो ये जो है, हम टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ें, आगे बढ़ें, ये हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। टैक्स, जीएसटी हो या आयकर जमा हो समय पर, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए जरूरी है। लेकिन इसमें जो मानवीय पक्ष है, उसके लिए भी टैक्सेशन में एक ऐसा विंग होना चाहिए जो देख सके कि वास्तव में ये व्यक्ति उस लायक है या नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।